हेलो स्टूडेंट्स। एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं सीबीएसई 2021 का एक मॉडल पेपर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स का आज हम एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इस बार जो सीबीएसई का जो पेपर का पैटर्न है वो एमसीक्यू है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तो जो पेपर डिवाइडेड होगा वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए से आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे और सेक्शन बी से भी आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे और जो सेक्शन सी होगा वहां से आपको केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो सेक्शन ए से 20, सेक्शन बी से 20 और सेक्शन सी से 5। तो 20 और 20 40 और 5 45। तो इस बार जो आपके जो टोटल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है सिलेबस को। तो फर्स्ट बुक फर्स्ट टर्म में आएगी एंड सेकंड बुक के उसमें उसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक मॉडल पेपर को जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो आपका जो 10 दिसंबर को जो फिजिक्स का पेपर है उसमें ये जो मॉडल पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपको सीधे डायरेक्ट उस मेन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हर स्टूडेंट इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में अच्छे मार्क्स से लेके आएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराए हैं। ठीक हो गया, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, और सब लोग सब स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं लास्ट में अपना स्कोर पक्का बताएंगे। ठीक है, वहां से हमको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से है ये फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल। देखो हर एक वर्ड को बहुत ध्यान ध्यान से सोचना है। अगर स्टेप बाय मैं बताऊंगा कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्पीयर्स। आइडेंटिकल स्पीयर मींस उनकी रेडियस सेम होगी। चार्ज विथ सेम चार्ज, देखो दोनों को हमने सेम चार्ज दिया है और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इफ 50% ऑफ चार्ज ऑफ वन स्पीयर इज ट्रांसफर टू द अनदर स्पीयर देन न्यू फोर्स बताना है। ठीक है, तो न्यू फोर्स कितना होगा वो हमको डिस्कस करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे। ये हमारे पास देखो केस फर्स्ट क्या है, कैसे सॉल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को। केस फर्स्ट क्या दे रखा है, ये दो स्फीयर हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो स्फीयर हैं और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स और सेम चार्ज है तो इसका भी क्यू ले लेते हैं और इसका भी क्यू ले लेते हैं। क्लियर हो चुका है, तो ये तो केस नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो एट दैट टाइम इस टाइम जो फोर्स होगा वो हमको एग्जाम क्वेश्चन में दिया है। एट दैट टाइम जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा क्योंकि सेम चार्जेस हैं तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आप अच्छे से जानते हैं, ये केस नंबर फर्स्ट की बात हो गई। ठीक है, अब देखो केस नंबर 2 क्या है, इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे करना है। देखो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तो केस नंबर 2 क्या है, देखो सेम क्वेश्चन वही है। अब हमसे क्या कह रहा है, देखो ये डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, डिस्टेंस को हम ऐसे रहने देते हैं और ये Q हो गया और ये भी Q हो गया। अब बोल रहा है कि फर्स्ट से हमने 25% दिए। इफ 50% चार्ज ऑफ वन स्पीयर ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पीयर टू सेकेंड स्पीयर। तो देखो 50% सबसे पहले तो इसका मतलब समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50%? 50/100 दैट मीन्स 1/2। तो अब हुआ क्या, देखो अब यहां से क्या हुआ कि जो 50% चार्ज है, जो 50% चार्ज है वो कहां ट्रांसफर हो गया। ठीक है, 50% चार्ज सपोज दैट ये ए है ये बी है, फर्स्ट स्पीयर से सेकेंड स्पीयर में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया बताओ, 50% ऑफ Q। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब 1/2 किसका, Q का। इस Q से हुआ है, यहां से क्या हुआ 50% चार्ज इधर सेकेंड टर्म में पहुंच गया
तो अब देखो न्यू चार्जेस क्या क्या आ जाएगा, देखो डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं किया है, क्लियर हो रहा है। तो देखो ये ए से यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, ए से चार्ज क्या हो रहा है, रिमूव, हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस ए में क्या आ जाएगा, यहाँ डिफिशियंसी ऑफ चार्ज हो जाएगी, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ क्या हो जाएगी, ये Q/2 यहाँ डिफिशियंसी हो जाएगा, इस एंड ए पर, स्पेयर ए पर चार्ज की डिफिशियंसी हो जाएगा। और इस एंड बी पर क्या होगा, क्योंकि ये बी वाला एंड इस चार्ज को गेन कर रहा है, तो यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो Q तो पहले से था और Q/2 आप इधर से लेके आ रहे हो, ठीक है। तो न्यू चार्ज क्या बन जाएगा बोलो, ये कितना बन जाएगा, 2Q - Q, Q/2 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, 2Q और Q 3/2, ये कितना बन जाएगा, 3Q/2। ये दो चार्जेस बन गए। अब इस केस में हमने फोर्स बताना है, तो इस केस में फोर्स सपोज दैट F डैश होगा, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, in the place of Q1 you can write Q/2, in the place of Q2 you can also put 3Q/2 upon R square, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 और 3/4 R स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, Q² आ जाएगा, ये आ जाएगा F डैश। क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक एक स्टेप सीखते हुए चलेंगे। तो देखो ये वाला जो टर्म है, देखो ठीक है, ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, हमेशा ऐसी लिखी, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F बन जाएगा, ठीक है। तो F डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, F डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4 ऑफ F। ये F क्या है, शुरू वाला फोर्स। तो ये जो न्यू फोर्स है, न्यू फोर्स है वो 3/4 हो गया है इनिशियल फोर्स का, ठीक है। 3/4 ऑफ इनिशियल फोर्स, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है कि 50%, ठीक है। और इसीलिए एक यही क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होमवर्क है। अगर इस पूरा क्वेश्चन यही है 50% इन द प्लेस ऑफ 50%, if 25% of charge transfer from body A to B, then new force is, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि एग्जामिनर कभी 50% बोल देता है और कभी 25% बोल देता है, और करने का तरीका यही होगा, ठीक है। तो 25% चार्ज होगा तो न्यू फोर्स कितना टाइम से रह जाएगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देंगे। क्लियर हो रहा है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आप एक बार खुद भी करके देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, 4 चार्जेस प्लस Q minus Q आर सुटेबल एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। पॉपुलर क्वेश्चन है, इन अ सीक्वेंस, देन सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर में कौन सा ऑप्शन सही है बोल रहा है। देखो ये मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर हमने 4 चार्जेस रखे हैं, यहाँ प्लस Q और इधर माइनस Q, ठीक हो गया, इधर प्लस Q और इस कॉर्नर पर हमने रखा है माइनस Q चार्जेस, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सेंटर की बात हो रही है, ठीक है। सेंटर ऑफ द स्क्वायर में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं मैंने, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड कराए हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमको तो ये डिस्टेंस चाहिए होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां हम टेस्ट चार्ज रख देंगे, ठीक है। तो ये जो प्लस Q है, इस प्लस Q की वजह से जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी E1, ठीक है। और ये जो प्लस Q है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी E2, ठीक है। और ये जो है इस कॉर्नर पर जो बैठा हुआ है, इसकी वजह देखो ये निगेटिव और निगेटिव रिपल्सन हो रहा है, निगेटिव और निगेटिव क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो इसकी ये रिपल दूर इसकी ओर, ये E3 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो अब इसकी वजह से निगेटिव और निगेटिव रिपल्सन क्लियर हो चुका है। तो ये और ये इसको क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए।
देखो सेंटर पर क्या हो रहा है, सेंटर पर क्या हो रहा है, E2 किसको बैलेंस कर रहा है, E1 को, और E3 किसको बैलेंस कर रहा है, ई E3 किसको बैलेंस कर रहा है, E4 को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो इसका मीन्स आ गया सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जीरो हो गया। क्लियर है ना, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया क्योंकि ऑल द जो कि ड्यू टू ऑल चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल एंड अपोजिट नेचर सो दे आर कैंसिल आउट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया। ठीक है, अब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब देखो पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है तो हम वहां चार्ज के साइन के साथ जाते हैं। तो जब हम v इक्वल टू क्या करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 करेंगे तो देखो फर्स्ट की वजह से कितना आ जाएगा, ये देखो दो पॉजिटिव आएंगे दो निगेटिव आएंगे। तो यहां से हमको ये पता चल जाएगा कि जो सेंटर पर पोटेंशियल भी जीरो आएगा क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये के क्यू बाय आर आ जाएगा, ये के माइनस क्यू बाय आर, ये के प्लस क्यू बाय आर और के माइनस क्यू बाय आर। तो दो पॉजिटिव दो निगेटिव है और हम पोटेंशियल में चार्ज को विद साइन के साथ लेते हैं तो इसलिए सेंटर पर पोटेंशियल भी जीरो आ जाएगा। और जो कि विच ऑफ द कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि सेंटर पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा और पोटेंशियल भी जीरो होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुपर क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सब लोग एक बार अच्छे से कर लेंगे इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। द थ्री चार्जेस माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 आर प्लेस इन द सोन इन फिगर। फिगर में दे रखा है देखो ये Q1 Q2 Q3, हमको इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है और एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन Q1, Q1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा उसका एक्स कंपोनेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इस फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं। ध्यान से सीखेंगे तो सब कुछ आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, फिजिक्स को अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा वो इस चीज को फील कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या, एक्स और वाई देखो। अब एक्स और वाई में देखो यहाँ पर क्या है, Q2 है, यहाँ पर प्लस Q2 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, माइनस Q3 और ये एंगल रखा हुआ है थीटा। और यहीं यहीं पर हमको क्या निकालना है, फोर्स से निकालना है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, माइनस Q1 रखा हुआ है, यहाँ पर माइनस Q1 रखा हुआ है। तो हमको क्या कह रहा है कि Q1 पर कौन कौन फोर्स लगाएंगे और उसका एक्स कंपोनेंट हमको फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस हो जाएगी A, ये क्वेश्चन में दी है, और ये डिस्टेंस हो जाएगी B, ये क्वेश्चन में दी। तो हमको फोर्स इस Q1 पर कौन कौन फोर्स लगाएंगे और उसका भी सिर्फ एक्स कंपोनेंट बताना है किसका प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो मैं तुमको बताता हूं। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दो कि माइनस Q1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, माइनस Q1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। सबसे पहले तो इसका आंसर दो। ठीक है, सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए कि माइनस Q1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। ठीक है, कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया है, माइनस Q1 पर कौन लगाएगा, एक तो माइनस Q3 लगाएगा। ठीक है, और एक कौन लगाएगा, एक Q2 लगाएगा। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो माइनस Q1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक Q1 लगाएगा और एक Q3 लगाएगा। अब कितना लगाएगा उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको ध्यान से देखो। ठीक है, उसको ध्यान से देखेंगे हम। मैं क्या कर रहा हूं देखो, मैं इसको ऐसे आगे को बढ़ा दे रहा हूं, इसको मैंने ऐसे आगे को बढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालना है और ये इस Q3 पर जो फोर्स होगा ये इस डायरेक्शन में लगेगा। ये क्या है बताओ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये F13 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, ये F13 हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट अब हम क्या करेंगे देखो, इसके दो कंपोनेंट कर देंगे। इस F13 के हम दो कंपोनेंट कर देते हैं। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस वाला कंपोनेंट, थीटा वाला कंपोनेंट कॉस होता है, F13 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा F13 का, F13 साइन थीटा। इतना क्लियर है।
इतना क्लियर है तो बताओ, इतना क्लियर है तो बताओ। और हमको क्या करना है, एफ एक्स, एफ एक्स में जो टोटल फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन में कितना लगेगा, बोलो। ओ लगेगा हमारे पास, ये 2 वाला चार्ज भी लगाएगा, प्लस कौन लगाएगा, F13। और देखो साइन लोगों की कॉस, मुझे एक्स डायरेक्शन में पूछा है, तो एक्स डायरेक्शन में पूछा है तो मैं कौन सा कंपोनेंट लूंगा, साइन कंपोनेंट लूंगा, कॉस नहीं लूंगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में फोर्स है तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक तो F12 लगाएगा, 2 चार्ज लगाएगा माइनस Q1 पर, और एक F13 साइन थीटा लगाएगा। अब हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कितना होगा बताओ, 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन 1 और 2 की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, b²। माइनस नहीं लिख रहे हैं, माइनस तो सिर्फ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। F13 बोलो 1/4πε0 Q1 Q1 Q3 अपॉन r क्या है, a² इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो देखो हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 1/4πε0 Q1 को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ Q2/b² और प्लस Q3/a² और साइन थीटा, ठीक है। ये एफ एक्स, एफ डायरेक्शन में इतना फोर्स लगेगा। अब हमको प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल है, Q2/b² प्लस Q3/a² इंटू साइन थीटा। क्या सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये कौन, ये किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, Q2/b², Q2/b² प्लस Q3/a² इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। Q2/b² देखो प्लस, कॉस वाले तो दोनों कैंसिल हो गए, कॉस वाले तो आएगा ही नहीं, ऐसे एलिमिनेट कर दो, और प्लस आ रहा है, ठीक है, प्लस आ रहा है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम में, एज इट इज आता है, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पक्का प्रैक्टिस कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से और अच्छा है, 4 तो और अच्छा क्वेश्चन है। अ हॉलो मेटल स्फीयर, हॉलो का मतलब क्या हुआ, खोखला है, प्लास्टिक की बॉल, ठीक है, खोखला है। अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, देखो इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन द सरफेस, इसके पोटेंशियल सरफेस पर 10 वोल्ट दे रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सेंटर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O बताना है, ठीक है, हमेशा याद रखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये हॉलो है और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा 0 होती है। 0 क्यों होती है, बिकॉज चार्ज लाई ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, क्योंकि जो सारा का सारा चार्ज है वो कहाँ लाई करता है, वो कहाँ लाई करेगा, सरफेस पर लाई करता है, अंदर तो कोई चार्ज लाई नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलो स्फीयर इनसाइड या सेंटर में बोल सकते हो, वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलो मेटल स्फीयर एट द सेंटर इज ऑलवेज 0 बिकॉज ऑल द चार्ज lies on the surface of sphere, on the surface of sphere, clear। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट चार्जेस, ये 9e और e, 2 पॉइंट चार्जेस 9e एंड प्लस e दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, आर एट 16 सेंटीमीटर अवे, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वेयर शुड अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन देम सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम, सिस्टम के इक्विलिब्रियम होने का मीन्स ये हुआ कि एट ईच एंड एवरी चार्ज ऑफ द सिस्टम टोटल फोर्स मस्ट बी 0, ठीक है। सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं उन पर टोटल फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए, इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और मैंने सिखाया था तुमको, एक ट्रिक सिखाई थी, इफ बोथ चार्जेस आर सेम नेचर, that means like nature, then the electric field is 0 at the center of, ठीक है, at the center of 2 charges, तो हमेशा याद रखेंगे। और ये स्मॉल x, ठीक है, स्मॉल चार्जेस से x डिस्टेंस पर क्या होगा, ये जो
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो आएगा। तो हमको वही बोलना है। तो मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक सिखाई थी, ठीक है। x इक्वल टू आर वन प्लस अंडर रूट Q2/Q1, ठीक है। ये आप भी इसको एज इट इज याद कर सकते हो। इसका मैंने ड्राइव ये क्लास में मैंने ड्राइव कराया था, पर आप इसको एज इट इज ध्यान रख सकते हो, ठीक है। एज इट इज आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो। इस ट्रिक की हेल्प से बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। अब देखो x, ये x क्या है, ये x की फीलिंग बहुत जरूरी है। ये x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। क्या है बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। दैट मीन्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। हमेशा याद रखेंगे स्मॉलर चार्ज से। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू आर, हमको कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, मुझे 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मीटर में बदलने की जरूरत तो नहीं है, आंसर में सेंटीमीटर में ही दिया है। 1 प्लस Q2। अब Q2 कितना होगा हमारे पास, Q2 अगर हमारे पास कितना होगा ना, E, ठीक है, E अपॉन 9E, ठीक है, E अपॉन 9E। क्लियर। तो E से E कैंसिल, 1/9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/1 का अंडर रूट 1, 9 का 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, ये कितना आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 और 1 4 आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। कहाँ से है ये, फ्रॉम प्लस ई, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस है, ठीक है। स्मॉलर चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए फ्रॉम बिगर चार्ज, यहीं पे सीख लो, बिगर चार्ज से कितना होगा, बोलो बिगर चार्ज से कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 16 माइनस एक्स। तो 16 माइनस एक्स से ये जो आएगी हमारे पास बिगर चार्ज से डिस्टेंस आ जाएगी 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। देखो 4 सेंटीमीटर तो है ही नहीं, ये पहला वाला गलत है, ये भी, ये रॉन्ग हो गया। 9E से 4 सेंटीमीटर पर है, ये भी गलत है। 9E से 4 सेंटीमीटर, E से 24 नहीं है, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, आप इस तरीके से ये बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हमारा कितना आ रहा है, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस E, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने इसमें तुमको दोनों कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया है। तो 5th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 4th इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसका मीन्स क्या हुआ, ये सॉलिड स्फीयर बोल रहा है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग मीन्स क्या बोलना चाह रहा है, सॉलिड स्फीयर बोलना चाह रहा है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर बोलना चाह रहा है, सॉलिड स्फीयर की बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है। तो हमको ई वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ दिया है। तो देखो आपको पता होना चाहिए, ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है। ये एक मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर है। तो देखो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता है, ये कितना होता है, Q/स्मॉल r², ठीक है। सरफेस पर कितना होता है, K/Q/r², क्लियर है। और इनसाइड कितना होता है, अब इनसाइड जीरो नहीं होगा क्योंकि ये हॉलो नहीं है, सॉलिड है। इनसाइड कितना होता है, K/Q/r/r², ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ, ये है देखो स्मॉल r क्या है, स्मॉल r पर्टिकुलर केस में फिक्स रहेगी और केस चेंज होने में चेंज हो जाएगी। तो देखो अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, आउट कैसे वेरी कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अंदर कांस्टेंट है, सॉरी सरफेस पर कांस्टेंट, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ग्राफ है वो कौन सा है, देखो सरफेस से सेंटर तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
ठीक है, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये तुमको ध्यान होना चाहिए, ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए, तभी आप अप्रोप्रिएट ग्राफ को पहचान पाओगे। ठीक है, देखो सेंटर सेंटर से सरफेस तक यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है, और उसके बाद कैसे वेरी कर रही है, इनवर्सली वेरी कर रही है। ठीक है, क्लियर हो चुका है, क्लियर, और सेंटर से कॉस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से याद होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, an infinite number of charges each of charge 1 microcoulomb, ठीक है, आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस से दे रखा है तुमको। इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज केप्ट एट द ओरिजिन देन व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स चाहिए हमको 1 कूलम पर। तो देखो सिस्टम को एनालिसिस करते हैं, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन पर 1 कूलम का क्या रखा है, चार्ज रखा है, और इस ओरिजिन से कुछ ये डिस्टेंस हमको दे रखी है, हमने यहाँ पर क्या रखा है, 1 माइक्रोकूलम रखा है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम, सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमको दे रखी है 1, ठीक है, ओरिजिन से, और ये दे रखी है 2, ठीक, ये डिस्टेंस दे रखी है हमको 4, और ये जो हमको नेक्स्ट डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 8, एंड सो ऑन। 8 के बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 16। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो फोर्स निकालना है, तो हमको फोर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप सीखो। स्टेप नंबर सबसे पहले आप सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ओरिजिन पर क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे स्टेप नंबर 2, फोर्स इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है बोलो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, फिर एफ इक्वल टू क्यू ई में अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो फोर्स निकल जाने वाला है। गेटिंग, क्या इतना सबको समझ में आया? तो देखो आप ध्यान से देखेंगे कि ये देखो इस ओरिजिन पर क्या होगा, इस ओरिजिन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ई इक्वल टू कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं ई को ही फाइंड आउट कर रहा हूं। देखो के तो कांस्टेंट होगा, उसको मैं बाहर लिख दे रहा हूं। ठीक है, और चार्ज भी क्या है, देखो चार्ज भी सब 1 1 है, तो इसको भी हम बाहर लिख दे रहे हैं। और डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो क्या लिखेंगे बताओ, के क्यू बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, पहले के लिए, दूसरे के लिए 1/2 का स्क्वायर, अगले के लिए क्या लिखेंगे, 1/4 का स्क्वायर, डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो अब ध्यान से देखेंगे इसको, ये आ जाएगा के क्यू, ये आ जाएगा 1/1 आ गया है, प्लस 1/4 प्लस 1/16 डैश डैश डैश, ऐसा इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में ये सीरीज आपको पहचाननी आनी चाहिए, ये सीरीज आपको पहचान में आनी चाहिए। अगर ये सीरीज आपको पहचान में आएगी तभी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये जो गिवन सीरीज है ना, ये मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये जीपी है, ये क्या है, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जीपी की सीरीज है। तो हमको जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम आना चाहिए, जो कि कितना होता है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सीरीज का सम एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन डिफरेंस। और यहाँ आर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सेकेंड टर्म को आप किससे डिवाइड कर दोगे, फर्स्ट टर्म को। जीपी में डिवाइड करते हैं, एपी में माइनस करते हैं। तो यहाँ आर कितना आ गया, 1/4, फर्स्ट टर्म कितना है, 1। ठीक है, तो अब हम यही आंसर है, देखो अब हम E इक्वल टू कितना आ जाएगा, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और चार्ज कितना दिया है, 1 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलो तो -6 से करना पड़ेगा। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए। ठीक है, ए कितना है, 1, और 1 - 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। ठीक है,
तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा इंटू 9 - 6 3 हो जाएगा, और ये 4 - 1 3, 4 - 1 3 और 4 ऊपर चले जाएगा, ये 1/3, 3/4 क्लियर हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इसके बाद देखो ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻³ और इंटू 4/3, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 है, और इंटू पावर 1 2 3, इतना क्या आ जाएगा, ये न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है, ये क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये हमारा स्टेप 1 का आंसर आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 1200 न्यूटन पर कूलम। अब हमको फोर्स निकालना है, तो अब हम F इक्वल टू क्यू ही रख देते हैं, ठीक है। अब हम स्टेप 2 कर रहे हैं, स्टेप 2 करेंगे हम, F इक्वल टू क्यू, क्यू कितना है 1, E कितना है कितना, तो F इक्वल टू 1 to न्यूटन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये हर स्टूडेंट को करना चाहिए, हर स्टूडेंट को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन आप करके आओ। तो 1200 न्यूटन आ रहा है, ठीक है, 1200 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में प्रेजेंट है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद करके देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द मटेरियल मेकिंग फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, मैग्नेटिज्म का है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो हमेशा याद रखोगे जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओगे, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी, ठीक है, दोनों क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी, क्लियर, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, देखो, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था ट्रिपल एस, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस का मीन्स क्या हुआ, शेप, साइज, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मीन्स क्या हुआ, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, जो कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन 3s, ठीक है, C इक्वल टू कितना होता है, Q/V, बट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, डज नॉट डिपेंड्स ऑन V, ठीक है, बिकॉज इट इज रेशियो, Q/V ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो किस किस पर डिपेंड करेगा, ट्रिपल C, ट्रिपल S। तो देखो शेप और साइज को हम कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम बिल्कुल सही है, पहला सही है, चार्ज गलत है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कंडक्टर बिल्कुल सही है, मीडियम वाला, ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यू विल ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट एंड थर्ड, ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन और मीडियम क्या है कैपेसिटर के बीच में, इन पर डिपेंड करेगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, देखो एक करंट कैरिंग कॉइल है, रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज R है, R दे रखा है इसने, देन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल टू एक्सिस पॉइंट, ये यहां पर एक पॉइंट है एक्सिस, जो कि एक्स डिस्टेंस पर है, एक्सिस पॉइंट विच इज R√3 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, हमसे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर और एक्सिस पर निकालना है। तो देखो एक हम फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस में होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का इन दोनों में रिलेशन 1/x² अपॉन R² की पावर 3/2, ठीक है, क्लियर हो रहा है, 1/x² प्लस 1 + x² अपॉन R² की पावर 3/2, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होना चाहिए, और ये जब मैं पढ़ा रहा था तो तब मैंने इसको प्रूव भी कराया है एग्जाम में,
ठीक है, अपने लेक्चर में इसको प्रूव भी करा है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला तो ध्यान होना ही चाहिए, एक्स क्या है आर क्या है ये पता होना चाहिए, तभी काम बनेगा। अब मैं वैल्यू पुट करना शुरू कर रहा हूं, बी एक्सिस इक्वल टू बी सेंटर, इन दोनों का ही रेशियो निकालना है मुझे। 1 प्लस, अब देखो एक्स दे रखा है मुझे, एक्सिस की डिस्टेंस दे रखी है r√3 अपॉन r, ऐसा लिख दूं मैं इसका होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r का r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो बी एक्सिस इक्वल टू, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बी सेंटर 1 + 3 4 हो जाएगा, और 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बी एक्सिस इक्वल टू बी सेंटर अपॉन 2 की पावर 2 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हो। तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर इक्वल टू 8/1, ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 8:1। देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जो कि 8:1 ऑप्शन नंबर 4 में प्रेजेंट है। 8:1 कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 4 में। एक एक स्टेप समझा रहा हूं मैं, ताकि आप लोग, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हर बच्चा एक बार इन क्वेश्चन को पक्का प्रैक्टिस कर लेगा। 10, ठीक है। 10th क्वेश्चन। नाउ 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है, फैराडे से है। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, देखो हमको आर दे रखा है, आर 400 ओम दे रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहा है, फाई हमको दे रखा है, टाइम दे रखा है 2। तो देखो हम फैराडे का लॉ जानते हैं, हम फैराडे का लॉ जानते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं यहाँ, ये हो जाएगा d∅dt हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल टू होता है, फैराडे का लॉ है। और यहाँ क्या है, 50t² + 4, 50t² + 4। और आप लोगों को एक चीज आना चाहिए, d/dt ऑफ t की पावर n आना चाहिए। क्या होता है बताओ, n आगे आ जाता है, t की पावर 1 कम हो जाती है, ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसी का मैं यूज करूंगा यहाँ पर। देखो 50 को मैंने बाहर ले लिया, 2 आगे आ गया, t की पावर 2 - 1 1, ठीक है, क्लियर हो चुका है। और 4 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये ईएमएफ कितना आ गया, ये ईएमएफ कितना आ गया, 100t आ गया, ठीक है, 100t आ गया। अब हमको ईएमएफ कहाँ निकालना है, टाइम t = 2 पर निकालना है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है आप लोग भी वैसा ही वैसा कर दो। t = 2 में 100 × 2, दैट मीन्स 200 वोल्ट आ गया है, ठीक है। बट हमको क्या निकालना है, हमको करंट फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, V की जगह यहाँ E लिखेंगे, ईएमएफ I और R, यहाँ से I निकाल लेंगे, I = E/R, ठीक है। 200 अपॉन R कितना दिया है, 400, ठीक है। तो 400 कितना आ जाएगा बताओ, I = कितना आ जाएगा, 200/400, दैट मीन्स 1/2, 2 × 2 2 × 2, 0.5 एम्पीयर। देखो कितने आसान है ना, कितना आसान है। देखो अगर आप समझ के पढ़ोगे तो बहुत आसान है फिजिक्स। 0.5, ठीक है, 0.5, क्लियर है ना। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सबको आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है, फैराडे लॉ रिप्रेजेंट। देखो फैराडे का क्या लॉ होता है, E = मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ = d∅/dt, ये फैराडे का लॉ होता है। फैराडे ने इंड्यूस ईएमएफ और फ्लक्स में रिलेशन बताया। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स, देखो रिलेशन बिटवीन, ये गलत है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स ये भी गलत है। तो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड रेट ऑफ फ्लक्स, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मूले से देखो तो थर्ड ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ईएमएफ और फ्लक्स में इसने रिलेशन बताया है, ठीक है। 12 क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इन अ रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। देखो हमको क्या दे रखा है, ई दे रखा है,
8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको क्या दे रखा है, देखो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन, ये देखो ये एक्स वाई, ये एक्स वाई इसका क्या होगा, प्लेन है। देखो ये एक्स वाई से जो प्लेन बन रहा है ये प्लेन है, इसका हमको एरिया दे रखा है 100 यूनिट दे रखा है। एरिया 100 प्लेन इन वाई जेड प्लेन, एक्स वाई का हमको एरिया दे रखा है। फ्लक्स निकालने को कह रहा है, बिकॉज हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ई की जगह वैल्यू रख देते हैं 8 आई प्लस 4 जे प्लस 3 के, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट। अब ए एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर क्या होगा, बोलो एक्स वाई का परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड होगा कि नहीं होगा। और जेड के अक्रॉस यूनिट वेक्टर कितना होगा, के होगा। जेड के अक्रॉस यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो एरिया कितना दिया है 100, किस डायरेक्शन में होगा, एक्स वाई का परपेंडिकुलर। एक्स वाई का परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड होगा, जेड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर की। तो देखो आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1, तो 3 इंटू 100 दैट मीन्स 300 यूनिट्स। ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है 14, 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू, 2q आर प्लेस्ड एट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, द रिलेशन बिटवीन q फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर 0। हमको क्या दे रखा है, देखो v सेंटर 0 दे रखा है ना। हमको क्या गिवन है कि सेंटर पर पोटेंशियल 0 दिया है। अब हम ऐसा कर लेते हैं, देखो कौन कौन से Q यहां कौन सा रखा है, कैपिटल Q, और यहां माइनस स्मॉल q, और फिर 2q यहां रखा है 2q, और यहां रखा है 2 कैपिटल Q, और सेंटर पर 0 दिया है, ठीक है। तो सपोज दैट मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूं, कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस को मैं एज्यूम कर लेता हूं कि x है, सेंटर पर 0 दिया। अब देखो सेंटर पर पोटेंशियल कौन कौन देगा, ये भी देगा, सबके सब क्या, सबके सब पोटेंशियल देंगे सेंटर पर। और पोटेंशियल कितना होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर होता है नहीं होता है, बस इसी को मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्लस क्यू की वजह से देखो अब कौन कौन देगा, सबसे पहले ये वाला, इसकी वजह से लिखो के, क्या लिखोगे बताओ, के प्लस क्यू बाई आर की जगह एक्स प्लस, अब इसकी वजह से लिखो, ठीक है, पहले इसकी वजह से लिखा, अब इसकी वजह से लिखो के माइनस क्यू बाई एक्स, आर तो एक्स है, प्लस अब इसकी वजह से लिखो के 2q बाई आर की जगह x, प्लस के 2q बाई आर की जगह x। ये कितना दे रखा है हमको, ये हमको गिवन है 0, सेंटर पर 0 दे रखा है। और हमेशा याद रखेंगे पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ जो चार्ज है इसको आप विथ साइन लेंगे, विथ साइन लेना, पोटेंशियल है, यहाँ आप चार्ज का साइन नहीं छोड़ सकते हो, आंसर गलत आ जाएगा, स्केलर है। तो देखो k को भी कॉमन लिया, x को एलसीएम लेके सब 0 के पास भेज दिया मैंने। तो अब मेरे पास कितना आया बताओ, एक आया ये प्लस q माइनस q प्लस 2q प्लस 2 स्मॉल q इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करो, 2q और q, ठीक है। ये हमारे पास कितना, ये माइनस, देखते हैं अभी तो फिगर में देखते हैं, 2q इस तरीके से माइनस q और माइनस q, ये दोनों छोटे माइनस दिए हैं, ये दोनों माइनस है, प्लस नहीं है,
ये भी माइनस दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका साइन भी सिर्फ माइनस ही दिया है। क्लियर है, इसको हटा, माइनस दिया है सिर्फ, हम प्लस अपने मन से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये भी क्या दिया है, सिर्फ माइनस दिया है, माइनस, ये आ जाएगा माइनस दो माइनस दो प्लस की। अब देखो जब इसको करोगे तो ये तो क्यू आ जाएगा, जब इसको करोगे तो ये भी प्लस क्यू आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। क्यू, इस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन आएगा, क्यू इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ क्यू आ जाएगा। ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मॉडल पेपर है, 45 क्वेश्चन है इस पर टोटल। ठीक है, सेम ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आए 14। नाउ 15 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, द पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट तुमको दे रखा है, ये दे रखा है 8x² + 5। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमको एक रिलेशन आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV/dr होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन याद होना चाहिए। ठीक है, आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब मेरे को इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस dV/dx से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ जो पोटेंशियल दिया है वो सिर्फ x में दिया है, तो मैं सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट लिखूंगा। ठीक है, क्लियर। अगर y दिया होगा तो मैं माइनस dV/dy भी लिखूंगा, z दिया होगा तो dV/dz भी लिखूंगा, माइनस तीनों को लिखूंगा। बट मुझको यहाँ y और z लिखने से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ x कोऑर्डिनेट का दिया है। तो मैं यहाँ Ex को फाइंड आउट कर लेता हूँ। Ex इक्वल टू माइनस dV/dx, डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ। माइनस d/dx, v कितना दे रखा है ये हम देख लेते हैं, 8x² + 5 कितना गिवन है, 8x² + 5। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n, x की पावर n - 1, माइनस ऐसी रहने दो, ये 8 यहाँ है, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 - 1 1, और 5 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, -16x आ जाएगा। ये क्या आया, Ex। ठीक है, ये तो आया Ex। क्लियर। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पॉइंट पर निकालना है, 1, 0, 2। अब हम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ निकालना है, 1, 0, 2। तो ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x, ये वाला y और ये वाला z। तो यहाँ y z तो 0 है, तो मैं माइनस क्या करूंगा, -16 × 1। ठीक है, -16 × 1 क्या आ जाएगा, -16 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, -16 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। क्लियर है, -16 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का मीन्स से समझ रहे हैं, माइनस का मीन्स ये जो माइनस, आप देखो आंसर मैच करो, ऑप्शन मैच करो। देखो 8 तो हो नहीं सकता है, 8 तो हमारा आंसर, ये दोनों ऑप्शन गलत। और पॉजिटिव x एक्सिस में भी नहीं है, कौन सा, माइनस आ रहा है ना, माइनस आने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है, माइनस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम यहाँ करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, 16 अलोंग -x डायरेक्शन। ठीक है, माइनस आगे से आ रहा है, इसलिए हमेशा याद रखना ये माइनस को आप लिखना मत भूलना, नहीं तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा, 16 अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, ये माइनस पहले से ही फॉर्मूले में होता है, तो आप इस माइनस के साथ काम करेंगे। क्लियर हो गया, इस माइनस को नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। 15 क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, 16 क्वेश्चन। नाउ 17 क्वेश्चन से क्या है, देखो 17 क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का मीन क्या हुआ कि ये कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। सबसे पहली बात तो ये समझ में आ जाना चाहिए। सबसे फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट डाइलेक्ट्रिक स्टैक मीन्स इट इज नॉट हॉलो, इट इज सॉलिड। अब हमको दे रखा है, देखो हॉलो स्फीयर है,
केस फर्स्ट हमको क्या दे रखा है, देखो एक ये डाइलेक्ट्रिक स्फीयर सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर की बात कर रहा है, रेडियस इसकी 10 दे रखी है और ये है 20 सेंटीमीटर, ये है देखो ये स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को दे रखा है, तो ये आउटसाइड है, तो ई आउट क्या होता है बताओ, ई आउट क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो यहां से मैं के क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूं और ये हमको गिवन है, ये हमको कितना गिवन है, 100 वोल्ट पर मीटर, आउटसाइड मुझको दे रखा है, ठीक है, आउटसाइड हमको गिवन है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमको 100 वोल्ट पर मीटर दिया है, आउटसाइड हमको दे रखा है, आउटसाइड हमको क्या दे रखा है, 100 वोल्ट पर मीटर इज गिवन, आउटसाइड हमको 100 वोल्ट पर मीटर दिया है। तो बस अब हमको क्या दिया है देखो, अब हम यहां से ई आउट हमको दे रखा है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, याद होना चाहिए, ये 100 दिया है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां से हम के क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, के क्यू की वैल्यू 100 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है ध्यान से देखना, 100 इंटू 20 इंटू 20 सेंटीमीटर को मीटर बदलो 10⁻⁻² -2 -4, ये इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। बस ये हमको ये के क्यू की वैल्यू आ गई, इसका अभी आगे आएगा, काम आएगा, ठीक है, ये अभी आगे काम आएगा, इसको ऐसे रहने देते। अब हमसे पूछा क्या है देखो, रेडियस 10 दे रखी है, आर 10 दे रखा है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछ रहा है, केस सेकंड क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जब ये पॉइंट कितना है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर में तो ये कहाँ आ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा, ठीक है, और ई इनसाइड हमको पता होना चाहिए सॉलिड स्फीयर का कितना, के जीरो मत लिखना, होल स्फीयर नहीं है, के क्यू आर बाई आर क्यूब, क्लियर है। तो बस जीरो नहीं लिखेंगे, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर जीरो नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है। अब देखो के क्यू की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, ठीक है, इसीलिए मैंने के क्यू, अब देखो के क्यू की वैल्यू को मैं पुट कर दे रहा हूं कितना, 100 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴, और आर कितने डिस्टेंस पर पूछ रहा है, 3 सेंटीमीटर, 3 को मीटर में बदल दो, हमेशा याद रखना एसआई यूनिट में। आर रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है इसकी स्फीयर की, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को भी किस में बदलोगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू -2 -6, जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ई कितना आ जाएगा, 120 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 120 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, 120 वोल्ट पर मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में प्रेजेंट है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस पक्का कर लेंगे एक बार। 17 नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, ये कोई नॉन कंडक्टिंग सीट है, इनफाइनाइट है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको कैसे, इससे आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सबको आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये है इलेक्ट्रिसिटी से,
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रो इक्वल टू, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये पता होना चाहिए आप, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। एम क्या है, मास हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, एन ई चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। और देखो सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो देखो मास, तो मास फिक्स ही रहेगा, रिलैक्सेशन टाउ भी फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी फिक्स रहेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, एन इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। एक बार और ध्यान से बोलेंगे, ऑन इंक्रीज टेम्परेचर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। अगर एन इंक्रीज कर रहा है, अगर नंबर डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे, मतलब एन बढ़ जाएगा। अगर एन बढ़ जाएगा तो रो डिक्रीज हो जाएगा, एन बढ़ जाएगा तो रो डिक्रीज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट मींस रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, ठीक है, क्लियर है ना, डिक्रीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन भी ये है इसका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है। द इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ कॉइल, हमको फाई दे रखा है, ईएमएफ निकालना है टी इक्वल, तो ये तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ई इक्वल टू, जब आप मॉडुलस नहीं लोगे तो यहाँ पर माइनस लगाओगे, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंज लॉ को, इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच इज प्रोड्यूसेस इट, ठीक है। ये जो डायरेक्शन, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। माइनस को ऐसे रखो, डी अपॉन डी टी ऑफ फाइव की वैल्यू रख दो, 5t क्यूब माइनस 100t प्लस 300। देखो x की पावर n का करोगे तो n आगे आ जाएगा, पावर कम हो जाएगी, ये माइनस को ऐसे छोड़ दो, ये 5 ऐसे रहेगा, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी 2, माइनस 100t का हो जाएगा 1, कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 15t स्क्वायर माइनस 100, ठीक है, ये आ गया। अब हमको कब निकालना है बताओ, t इक्वल टू 2 सेकेंड में निकालना है, ठीक है। तो हमको ईएमएफ कब निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 रख दो, माइनस 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 15 4 जा 60, 60 माइनस 100, तो माइनस और माइनस 40, ठीक है। तो E कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। इसलिए हमेशा -7 लेके चलोगे, ठीक है, -7 हमेशा। जब तुमसे मैग्नीट्यूड कह रहा है तो तब तुम माइनस नहीं लेना। अब यहाँ कुछ नहीं कहा है तो हम पूरा लेंज लॉ लेके चलेंगे, नहीं तो तुम्हारा आंसर, अगर तुम ये माइनस नहीं लेके चलोगे ना, आंसर -40 आएगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ आपसे मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहा है, पूरा लेंज लॉ लगाने के बाद आंसर बताओगे, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, अब 40 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो इसलिए इस माइनस को आप यूज करना, नहीं तो माइनस आ जाएगा आपका आंसर, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। 20, अब देखो नाउ 21 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 21 क्या कह रहा था, मास ऑफ 3 वायर ऑफ कॉपर सबके सब कॉपर की ही वायर है, कॉपर की वायर होगी तो इनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि एक ही मेटल के हैं। इन द मास दे रखा है, देखो मासेस का रेशियो दे रखा है और लेंथ का रेशियो दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है देयर रेजिस्टेंस। देखो हम क्या जानते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे करोगे, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ये सब बचपन से जानते हो। यहाँ L से मल्टीप्लाई करो, L से डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बोलो,
ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, रो एल स्क्वायर बाई एरिया इंटू लेंथ। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एल इज द लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। अब हमको तो मास लेंथ तो मिल गया, देखो अब हमको क्या करना है, मास को इंट्रोड्यूस करना है। मास अब हम कैसे इंट्रोड्यूस करें, तो हम डेंसिटी इक्वल टू जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। हम यहाँ से मास को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से मास को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से मास को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, अब हम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। यहां से वॉल्यूम निकालोगे तो मास अपॉन रो आ जाएगा, मास अपॉन रो आएगा कि नहीं आएगा, बस। ठीक है, अब देखो सबके सब क्या है, कॉपर के हैं, सबके सब कॉपर के हैं, तो इनकी डेंसिटी तो सेम होगी कि नहीं होगी, बताओ, खुद ही बताओ। सब इनकी ये फिक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, होगा। तो यहां से मुझको प्रोपोर्शनलिटी पता चल गई, एल स्क्वायर बाई एम, बस ये पता चल गया है। अब तो बहुत आसान है। लेंथ का दे रखा है, देखो मास लेंथ का, ये लेंथ ये है, देखो लेंथ और मास, तो लेंथ का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो रेशियो क्या, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या मिल जाएगा, R1 रेशियो R2 रेशियो R3। तो एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर करना है, एल स्क्वायर करोगे तो 25 9 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 1 अपॉन मास, मास को तो मास ही रखना है, मास को मास ही रखेंगे, 1 3 5, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, 1 3 5। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से देखो इसका सेम बना लेंगे, रेशियो सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, जब तुम सेम करोगे तो 120, ये क्या आ जाएगा देखो, 125 आएगा, एक 15 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेंगे, ये सब आपको आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सीधे एग्जाम में आ सकता है। 21 क्वेश्चन। ठीक है, सबको क्लियर है, 21। नाउ 22 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। 22 द सोलिनॉइड की बात कर रहा है, अब लेंथ दे रखी है 1500 टन से, कैरिंग करंट 2 एम्पियर, द मैग्नीट्यूड पूछे। देखो सोलिनॉइड का इनसाइड क्या होता है, म्यू 0 एन आई। ठीक है, वेयर स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ हमको टोटल स्मॉल एन निकालना पड़ेगा पहले, एन तो हमको 1500 दे रखा है, एल दे रखा है हमको 15 सेंटीमीटर। हमेशा सेंटीमीटर जब भी दिखे तो हमेशा मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से एन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये इंटू 2 10⁻², ऊपर ले जा लो, और ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा, 15 से 15 100, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, और ये 20 यहाँ से, ये क्या आ जाएगा, टन्स पर मीटर आ गया। अब तुमने ये अच्छी यूनिट में बदल ली, SI यूनिट में बदल दिया। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, B इक्वल टू म्यू 0 NI होता है। म्यू, अब म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷ n की इन द प्लेस ऑफ n यू कैन पुट दिस। ठीक है, इंटू आई, आई क्वेश्चन में गिवन होगा, आई क्वेश्चन में गिवन होगा, 2 दे रखा है, तो सॉल्व कर लेंगे। तो b इक्वल टू 8 पाई, 4 2 जा 8 पाई, और 4 -7 + 4 -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 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 जो कि ऑप्शन हमको कौन सा ऑब्जर्व हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 22। नाउ 23। ठीक है, 23 क्या है, द एंगल ऑफ डेप्थ एट अ सर्टेन प्लेस वेयर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल
कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है, देखो ये पता होना चाहिए आपको, tan इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। बी वी स्टैंड फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी एच स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो बी एच इक्वल टू बी वी दे रखा है, ये दोनों इक्वल होंगे तो डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स से क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और डेल्टा इक्वल टू 1 कहां पर होता है, 45 में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 45। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 23 का डी करेक्ट आंसर। अब देखो 24 क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ए बी के बीच में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ए ये है और बी ये है। अब हम इसमें हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं इसमें, इक्विपोटेंशियल मेथड। हम इसमें कौन सी मेथड यूज करेंगे, इक्विपोटेंशियल मेथड यूज करेंगे। इक्विपोटेंशियल मेथड क्या होता है कि जब तक सिर्फ सिंपल कनेक्टिंग वायर है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं लगा है, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, तो देखो क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई कनेक्टिंग वायर कोई एलिमेंट नहीं कनेक्ट है। अगर ये ए होगा तो इसने भी ए होना है, अगर ये ए होगा तो ये भी ए ही होगा, अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अगर अब यहां से शुरू करते हैं, देखो ये बी होगा तो क्या ये भी बी होगा, बिल्कुल होगा। ये बी होगा तो ये भी होगा, ये बी होगा तो ये भी होगा, ये बी होगा तो ये भी होगा। क्लियर। अब देखो ये अगर ये ए होगा तो ये ए नहीं होगा, क्यों, रेजिस्टेंस बीच में आ गया, तो अपने मन से कुछ भी मान लो, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स हो, बस। अब इस सर्किट को रीड्रॉ कर लो, सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे, सर्किट को रीड्रॉ कर लो। ठीक है, सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे। ए और बी के बीच में हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लास्ट में ही रखेंगे, और जिसके बीच जो हमने एडिशनल ऐड करा है उसको हम इसके बीच में जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम यहां से देख देख के सर्किट को पूरा कर रहे हैं, देख देख के हम सर्किट को पूरा करेंगे। अब ध्यान से देखो, ए और एक्स के बीच में क्या है, ये 2 ओम है, तो यहां लगा देते हैं हम। ए और एक्स के बीच में क्या है, ए और एक्स के बीच में ये क्या है, ए और एक्स के बीच में 2 ओम है। बी और एक्स के बीच में भी देखो 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। क्लियर। और देखो ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में एक और 2 ओम है। ठीक है, ए और एक्स, और बी और एक्स के बीच में एक और, ये बी और एक्स के बीच में एक और 2 ओम है। उसके बाद देखो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 2 है, ए से लेकर बी, तो ये ए ये बी, तो ए से लेकर बी के बीच में क्या है, एक और 2 ओम है। तो देखो सारे रेजिस्टेंस यूज कर लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सीरीज पैरेलल। हम फिगर देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सीरीज पैरेलल है, बट हमने जब इस सर्किट को रीड्रॉ करा तो ये हमको पता चल गया ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल में सीधे ऐड हो जाता है। 2 और 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये 2 और 2 का पैरेलल, ये 4 ओम और ये भी 4 ओम। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 ओम। ये दोनों 4 और 4 फिर से सीरीज में है, 4 और 4 का कितना हो जाएगा, 8 ओम, और 8 ओम के साथ ये क्या हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। अब 8 और 2 इसमें पैरेलल में है, 8 और 2 का पैरेलल कितना आ जाएगा, R1 इंटू R1, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 16/10।
10, तो कितना आ जाएगा ये 1.6 के आसपास आ रहा है ना। तो कितना आ जाएगा ये 1.6। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1.6। 1.6 आ जाए। क्लियर है। तो एक बार दोबारा से देख लो इसको, क्योंकि 1.6 तो हमको हमारे उसमें आंसर दिया नहीं है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि a और x के बीच में है 2 और b और x के बीच में भी है 2। a और x के बीच में कितना है, फिर 2 और ये 2, फिर a और b के बीच में है, ये तो ठीक है। ये क्या आ जाएगा, देखो 2 और 2 का कितना आ जाएगा 4, 2 और 2 का आ जाएगा 4, तो 4 4 8, 8 और 2, 8 इंटू 2 और 8 प्लस 2, 16/10, 1.6। 1.6 का मतलब आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा 2 ओम के आसपास आ जाएगा, है ना। 1.6 को अगर हम नियरेस्ट देखेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 2 ओम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो इक्विपोटेंशियल मेथड बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ऐसे आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आसानी से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे आप इक्विपोटेंशियल 4 और 4 8 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ 25 भी इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी के बीच में पूछा है। तो देखो हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ये मैंने सिखाया है कैसे करेंगे क्लास में। देखो वी ए, अब देखो जब करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल का लॉस होता है। पोटेंशियल क्या होता है, आई इंटू आर। तो यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगा। माइनस क्यों लिख रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का लॉस होता है। आई कितनी है 2, आर कितना है 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पहुंच गया। देखो मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा हूं, तो पोटेंशियल फिर लॉस होगा। लॉस को मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं 3। अब देखो यहाँ देखो करंट की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का लॉस होगा माइनस आई कितनी है 2, यहाँ पर भी 2 ही एम्पियर जाएगी, इंटू आर कितना है 1, इक्वल टू, अब तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो मैं कहाँ पहुंच गया, वीबी में पहुंच गया। वीबी में पहुंच गया। तो इसको सॉल्व कर लो। वी ए माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस 7 माइनस 9 इक्वल टू वी बी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 9 वोल्ट हो जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने सिखाए हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस 9 वोल्ट है इसका करेक्ट आंसर। आपको सर्किट में चलना आना चाहिए। अगर सर्किट में चलना आ गया तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ठीक है, तो 9 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26 से भी यही करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर वी ए माइनस वी बी तुमको 4 वोल्ट दिया है, देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो V इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है। यहां से हम करंट निकाल लेंगे। करंट कितना हो जाएगा, डेल्टा V बाय आर। डेल्टा V आर, इसको हम नोडल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नोडल एनालिसिस बोलेंगे। क्लियर। देखो डेल्टा, ये अगर A होगा तो ये भी A, और ये A होगा तो ये भी A, ये भी A, ये B होगा तो ये भी B, ये होगा ये भी B, ये भी होगा B। ठीक है, अब मैं पहले क्या करता हूं, ये किरचॉफ KCL लगाता हूं। सम ऑफ टोटल जो करंट एंटरिंग होगी जंक्शन में लीविंग के इक्वल होगी। ठीक है, मैं I निकाल लेता हूं। टोटल करंट एंटरिंग ऑन अ जंक्शन इक्वल टू 0, लीविंग करंट इक्वल टू एंटरिंग करंट, या सम उसका 0 आएगा। ठीक है, डेल्टा I इक्वल टू 0 लगा रहा हूं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा रहा हूं। ऊपर लगाऊंगा तो देखो क्या होगा, जब हम यहां लगाएंगे तो क्या होगा, देखो VA, यहां से चलना शुरू कर रहा हूं। VA यहां क्या करेंगे, -10 है ना, VA -10, और फिर VA माइनस, अच्छा सो रेजिस्टेंस को तो हमने डिनोमिनेटर में लिखना है,
रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, हमको सिर्फ यहाँ वोल्टेज चाहिए बस, हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो VA यहाँ क्या लिखेंगे, देखो हायर से लोअर जा रहे हो, माइनस VA माइनस 5 कहाँ पहुंच गए, VB में, अपॉन R। ठीक है, R कितना आ जाएगा, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस आ जाएगा 10, प्लस एक अच्छी मेथड है, अब यहां से चलना शुरू करो, VA, ठीक है, VA मतलब पोटेंशियल ऑफ A। अब देखो प्लस से माइनस जा रहे हो, हाई से लो जा रहे हो तो माइनस आएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और फिर कहां पहुंच गए, बी में पहुंच गए, बी का पोटेंशियल VB, और अपॉन R की जगह X, इसी को हमने निकालना है, इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, VA माइनस VB माइनस 5/10 प्लस VA माइनस VB माइनस 2/X इक्वल टू 0। VA माइनस VB हमको क्वेश्चन में दिया है, VA माइनस VB हमको क्वेश्चन में गिवन है 4 वोल्ट है, तो मैं पुट कर सकता हूँ VA माइनस VB की जगह 4 माइनस 5/10 इक्वल टू, माइनस उधर भेज देता हूँ, 4 माइनस 2/X। ठीक है, क्लियर है। तो 4 माइनस 5 माइनस 1/10 इक्वल टू माइनस 2/X। तो x माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 20 ओम। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो आपको नोडल एनालिसिस आनी चाहिए, नोडल एनालिसिस ये है, ठीक है, नोडल एनालिसिस। कुल मिला के आपको सर्किट में चलना आना चाहिए, जो कि मैंने अच्छे से सिखाया है। तो क्या आ जाएगा, ये 20 ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो 27 क्या कह रहा है, एबव क्यूरी टेम्परेचर। एबव क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ये पता होना चाहिए, एबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिकम पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखो 28 क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल क्यू मूव्स इन रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, देन फोर्स, इस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या कहते हैं, इस फोर्स का नाम क्या है, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ये कितना होता है, QE, इलेक्ट्रिक फोर्स QE, और ये Q V क्रॉस B, QUB साइन थीटा। ठीक है, लॉरेंज फोर्स हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स कहते हैं इसको, कितना आ जाएगा, QE प्लस V क्रॉस B, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है देख लेंगे एक बार ध्यान से, जल्दी से आंसर कर दो कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है बताओ। पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी होगा नहीं, B क्रॉस V नहीं, V क्रॉस B है, E क्रॉस B भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा V क्रॉस B। V क्रॉस B और B क्रॉस B सेम नहीं है, माइनस आगे से आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे। 28 कट 4। नाउ 29 क्या है, देखो 29 क्या, बार अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म, यही वर्ड देखना है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आप किसी निडल बोले या बार मैग्नेट बोले या डाइपोल बोले, ठीक है, जब आप इसको क्या करते हो, नॉन यूनिफॉर्म में रखते हो, किस में रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो इट विल एक्सपीरियंस बोथ टॉर्क एज वेल एज फोर्स। ठीक है, दोनों लगेगा उसमें, क्लियर है, इट विल एक्सपीरियंसेस बोथ टॉर्क एंड फोर्स, टॉर्क एंड फोर्स। ठीक है, कब, व्हेन यू प्लेस नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो यूनिफॉर्म में क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ओनली टॉर्क,
ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओनली टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगता है, इक्वल अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे तुमसे यूनिफॉर्म पूछ रहा है नॉन यूनिफॉर्म पूछ रहा है, इस चीज को ध्यान से रखेंगे। नाउ 30, ठीक है, 30 द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो पता ही है हमको। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो जो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन होता है क्या होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन होता है। अब देखो कंडक्टर के लिए क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स, लेंथ ऑफ कंडक्टर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि कंडक्टर है कह रहा है तो कंडक्टर में इनफाइनाइटली बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एन भी फिक्स हो जाएगा, चार्ज भी फिक्स, ए भी फिक्स। तो आर किस पर वेरी करेगा, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम पे टाउ करेगा। ठीक है, अगर देखो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टेम्परेचर बढ़ाने से जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये तो बिल्कुल गलत है। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ये भी गलत है। ठीक है, कोलिजन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द कोलिजन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, या ये भी इंक्रीज कहाँ हो रहा है, कॉलेज टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो कोलिजन बढ़ जाएगा, द कोलिजन ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन विद द लैटिस कंसिस्टिंग आयन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो लैटिस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, आयन के साथ जो कोलिजन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीख लेंगे इसको। 30 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो 31 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको हर एक स्टूडेंट अच्छे से कर लेगा। 31 क्या कह रहा है, देखो एन ईएमएफ हमको दे रखा है 5 वोल्ट इज प्रोड्यूस इन एन इंडक्टर व्हेन अ करंट चेंजेस फ्रॉम स्टडी रेट, करंट चेंज तो हो रही है पर स्टडी रेट हो रही है इन 1 मिली सेकेंड। टाइम दे रखा है 1 मिली सेकेंड को सेकेंड में बदल लो, -3 सेकेंड। आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, E इक्वल टू, ठीक है, E इक्वल टू -L di/dt। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, वेयर L इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, इसी को हमने फाइंड आउट करना है। E हमको कितना दिया है 5, माइनस लेंज लॉ की वजह से आया है, L को हमने फाइंड आउट करना है। चेंज कहाँ से हो रही है, पहले 2 से 3 हो जाए, 2 - 3 अपॉन टाइम 1 × 10⁻³ ठीक है, तो 5 इक्वल टू -L, 2 - 3 -1 इंटू इसको ऊपर ले आओ 3, तो 5 इक्वल टू 1 2 3 L इक्वल टू 5 बाई L इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो या हम क्या लिख सकते हैं, देखो L इक्वल टू 5 इंटू ठीक है ना, L इक्वल टू -3, तो L इक्वल टू कितना आ गया 5 मिली हेनरी। ठीक है, L इक्वल टू कितना आ गया 5 मिली हेनरी आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है जो कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता है, अप्लाई करना आना चाहिए, तो बहुत आसान बन जाएगा। 31 क्वेश्चन, ठीक है। नाउ 31 ऐसी ही एक और क्वेश्चन है, देखो 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन क्या है, 2 कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, देखो L1 दे रखा है 2 मिली हेनरी और L2 दे रखा है 8 मिली हेनरी, आर प्लेस सो क्लोज टुगेदर दैट इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल कंप्लीटली लिंक विद द अदर। इसका मतलब हमको K1 दे रखा है, K क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट।
ठीक है, दो कॉइल इस तरीके से वाउंड है कि वो जितना फ्लक्स एक से लिंक हो रहा है ठीक उतना ही दूसरे से पास हो रहा है। इसका मतलब कपलिंग क्या हो रही है, परफेक्ट हो रही है, 100% हो रही है, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम m इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला के अंडर रूट L1 L2 होता है। ये परफेक्ट, ये कैसे हो रही है, फॉर परफेक्ट कपलिंग। परफेक्ट कपलिंग का मतलब k इक्वल टू 1 हो जाएगा 100%। तो m इक्वल टू L1 कितना दिया है, 2 इंटू 8 मिली हेनरी। ठीक है, तो 16 m इक्वल टू 16 का 4 मिली हेनरी। तो देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपने अटेंड करना है। ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ 33 अल्टरनेटिंग करंट से है, एसी से है। 33 क्या कह रहा है, पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सीरीज सर्किट कंटेनिंग एन एसी सोर्स। पावर निकालना है। पावर एवरेज मैंने बताया था क्या होता है, IRMS ERMS cos फाई। और ये सर्किट क्या है, इसमें R L और C तीन के तीन कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा C। तो पावर निकालना है तो हम क्या जानते हैं, ERMS इक्वल टू IRMS इंटू जेड जानते हैं, हम जानते हैं। यहां से हम क्या निकाल लेंगे बताओ, IRMS की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि आंसर में ERMS है, ERMS अपॉन जेड। ठीक है, एक IRMS को इससे रिप्लेस कर लेंगे। और आंसर में देखो कहीं cos फाई भी नहीं है, तो cos फाई को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर की वैल्यू होती है R अपॉन जेड। ये दो सब्स्टिट्यूशन कर दो आप, ये दो सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए यहाँ, तो पावर एवरेज क्या आ जाएगा बताओ, दो सब्स्टिट्यूशन कर दो, क्योंकि अगर आप ये दो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आंसर बता दो क्या आएगा। देखो IRMS इन द प्लेस ऑफ IRMS वी कैन पुट ERMS बाय जेड इंटू ERMS को तो हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ERMS को अब cos फाई की जगह हम लिख देते हैं R बाई जेड, R बाई जेड। तो ये कितना आ जाएगा, ERMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन जेड स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। और आपको पता है कि LCR सर्किट का Z कितना होता है, E स्क्वायर RMS इंटू R। जेड कितना होता है, R स्क्वायर प्लस XL की जगह ओमेगा L माइनस XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। और इसका अंडर रूट भी होता है, तो अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया होगा। ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया होगा, तो यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, E स्क्वायर R अपॉन, एक अंडर रूट भी होता है जो कि अंडर रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। E स्क्वायर R अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस इसका स्क्वायर, जो कि मुझे फोर्थ ऑप्शन ही नजर हो रहा है। देखो रूट होगा नहीं, ये होगा नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, पावर डिसिपेटेड का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नाउ 34 फॉर अ सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस में कौन सा स्टेटमेंट कंडीशन कौन सा सही है, देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेजोनेंस। ठीक है, तो LCR सर्किट में रेजोनेंस का मीनिंग क्या हुआ कि XL इक्वल टू XC हो जाएगा। जब XL इक्वल टू XC हो जाएगा उस समय जो करंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसी कंडीशन को कहते हैं LCR। ठीक है, तो जो LCR में क्या होता है, देखो LCR में जो हम 10 फाई निकालते हैं वो कितना निकालते हैं, XL माइनस XC बाय R। ये हमारे पास 10 फाई फेज एंगल होता है LCR में। तो रेजोनेंस में अगर हम ये कंडीशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा,
टेन फाइव जीरो हो जाएगा, टेन फाइव कितना आ जाएगा जीरो। ठीक है, क्लियर हो चुका है। और टेन फाइव कितना आ जाएगा जीरो, जीरो कहां पर होता है, टेन फाइव जीरो, यहां से फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा जीरो, जीरो पर जीरो ही होता है। अब हमको पावर फैक्टर निकाल लेते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाइव, कॉस फाइव को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं। कॉस फाइव, फाइव की जगह जीरो तो कॉस फाइव वन आ जाएगा, तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अगर एलसीआर सर्किट क्या है, एलसीआर सर्किट अगर रेजोनेंस में होगा तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा बताओ, पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, पावर फैक्टर आ जाएगा, बोलो वन आ जाएगा। बाकी सब कुछ सही दिया है, ऑप्शन नंबर गलत है, देखो फोर्थ गलत है, ये पावर फैक्टर इज जीरो कह रहा है, पावर फैक्टर जीरो नहीं आएगा, अगर रेजोनेंस में है तो पावर फैक्टर वन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ गलत है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ गलत है, पावर फैक्टर वन होता है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट 35, 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 35, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर आर 80 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड 100 वोल्ट रिस्पेक्टिवली इन एन एलसीआर सर्किट। ठीक है, ये हमको दे रखा है, पावर फैक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हो। अभी मैंने बताया था पावर फैक्टर कॉस फाइव इक्वल टू क्या होता है एलसीआर सर्किट का, वी आर अपॉन अंडर रूट वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी बात बनेगी। अब देखो वी आर हमको दे रखा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 80, आगे पीछे नहीं करेंगे, रिस्पेक्टिवली ये कितना आ जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस वी एल, वी एल, वी एल, वी एल ये है 100, 100 माइनस 40 का स्क्वायर, तो 80 अपॉन 64 माइनस 60 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 110, तो कितना आ रहा है बताओ 10, 10 अपॉन 8, 10 अपॉन 8 का मतलब कितना, 80 का मतलब कितना आ जाएगा, एक बार ध्यान से देखिए। रेजिस्टेंस 80 और 100 माइनस 40 60, ठीक है 80 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा जब सॉल्व करेंगे, तो इसको 0.8 आ रहा है, क्या 0.8 आ रहा है सबका, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.8 आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 0.8। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, पावर फैक्टर पता होना चाहिए तुमको। ठीक है, पावर फैक्टर, इस cos फाइव को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की वैल्यू रखो यहां, वी आर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो रहा है कौन सा क्वेश्चन, 0.8 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36,
क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एलसीआर। ट्यूनिंग के लिए क्या आता है, क्यू फैक्टर डिफाइन होता है। ट्यूनिंग के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, क्यू फैक्टर। ठीक है, क्यू फैक्टर इक्वल टू होता है 1/r√L/c, ये याद होना चाहिए। बेटर ट्यूनिंग के लिए क्या होना चाहिए बताओ, बेटर ट्यूनिंग के लिए क्या होना चाहिए, आर को स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, आर को स्मॉल होना चाहिए, इंडक्टेंस को लार्ज होना चाहिए और सी को स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों की कौन से ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, आर स्मॉल देख लो बस, आर स्मॉल किस में है, फर्स्ट में ही है, देखो बाकी के ऑप्शन खुद ना खुद सही हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटर ट्यूनिंग के लिए आप इस कॉम्बिनेशन को यूज करोगे। 36 का फर्स्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नाउ 37 द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय, ये दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो हमको क्या दे रखा है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ दे रखी है 10 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ईएमएफ निकालो, E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये तो 10 दे रखा है, कॉस ओमेगा नहीं दे रखा हमको, तो 2πf लिख दे ओमेगा की जगह। अब देखो 10 कॉस 2πf दे रखा है 50, टी दे रखा है 1/600 पर निकालना है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आए, पक्का तैयार कर लो, आएगा एग्जाम में। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, ये कितना आ गया 10 cos π/6, π/6 से 30, 10 इंटू √3/2 होता है, तो ये 2 5 जा 5√3 वोल्ट तो आ जाएगा, 5√3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5√3 कौन सा ऑप्शन है, 5√3 कौन सा ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे आप। 37 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नाउ 38 भी देखो अच्छा क्वेश्चन आया है, 38 भी बेहतरीन क्वेश्चन है। 38 क्या था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। देखो करंट और वोल्टेज दे रखा है, एवरेज पावर पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। देखो पावर एवरेज का हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, क्या, IRMS ERMS cos फाई। ठीक है, अब देखो हम ये फाई क्या होता है, फेज होता है। इस फेज को हम कैसे निकालेंगे, फाई वी में से हम फाई आई को हमेशा माइनस करेंगे, तभी हमको ये फेज एंगल मिलेगा। फेज क्या होता है, देखो ये इस क्वांटिटी को हम फेज कहते हैं, इस क्वांटिटी को हम फेज कहते हैं। वी में से पोटेंशियल में से हम हमेशा करंट का फाइंड आउट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 100 पाई टी प्लस π/3, ये किसका है, EMF। ठीक है, इसमें से किसको माइनस कर देंगे, करंट को, 100 पाई टी। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ फाई चाहिए ना, फाई हम ऐसे निकालेंगे, तो फाई कितना निकल गया, बोलो π/3 निकल गया, बस खत्म। अब हम क्या जानते हैं, देखो हम क्या जानते हैं, बोलो ERMS इक्वल टू E0/√2 जानते हैं और IRMS इक्वल टू I0/√2 जानते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, देखो ERMS IRMS की भी वैल्यू रख देते हैं, तो पावर एवरेज कितना आ जाएगा, ERMS in the place of IRMS we can put I0/√2, ERMS की जगह E0/√2, cos फाई की जगह π/3। ठीक है, अब देखो I0 जब तुम इक्वेट करोगे I इक्वल टू I0, तो ये I0 ये दे रखी है, E0 ये दे रखी है, 1/√2 1/√2, दोनों की वैल्यू 1/√2 दे रखा है। ठीक है, तो देखो अब मैं वही रख रहा हूं, पी एवरेज इक्वल टू I0 की जगह 1/√2 और 1/√2 तो ऐसे लिखूंगा, E0 की जगह 1/√2 और ये अपॉन वाला तो ऐसे रहेगा। और cos π/3 कितना होता है, 60 हो गया है, 1/2 हो जाएगा, तो 2 2 2
2 2 जा 4, तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। ठीक है, सबको आया? बेहतरीन क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसी आएगा, सेम ऐसी छप के आएगा एग्जाम में। तो इसलिए इन क्वेश्चन की पक्का प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो ये क्या आ जाएगा 1/8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 39 क्वेश्चन क्या है? 39 क्या है? क्लोज्ड लूप PQRS कैरिंग करंट आई प्लेस्ड इन, देखो कैसे पहचानोगे, एक लूप है, इसको आपने कैसे पहचानोगे? प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन PSSR RQ, तुमको F1 F2 F3 दे रखा है, रिस्पेक्टिव आर इन द प्लेन ऑफ पेपर, द फोर्स ऑन QR। ठीक है, तो अगर हमारे पास याद रखेंगे कि जो हमारे पास एफ नेट आता है, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, इफ अ क्लोज्ड लूप एनी शेप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन जो एफ नेट होता है ना वो जीरो हो जाएगा, एफ नेट जीरो हो जाएगा, एफ नेट जीरो हो जाता है। ठीक है, अब फोर्स कितना होता है? आई एल इफेक्टिव बी साइन थीटा, ये होता है किसी कंडक्टर पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें उतना फोर्स लगता है। अगर मेरे पास कोई क्लोज्ड शेप है, क्लोज्ड शेप है, तो देखा उसका, अगर क्लोज्ड शेप होगा तो देखा उसकी एल इफेक्टिव क्या हो जाएगी? एल इफेक्टिव जीरो हो जाएगी, एल इफेक्टिव जीरो हो जाएगी तो फोर्स जीरो हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, शेप कैसा भी होना चाहिए, एल इफेक्टिव अगर जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, F1 और F3 का रिजल्टेंट निकाल ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, क्योंकि F3 ग्रेटर है, तो F3 और F1 का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आएगा बताओ? यही तो आएगा, F3 माइनस F1 आएगा कि नहीं आएगा? F3 और F1 की जगह मैंने ये लगा दिया। अब F2 ये है, देखो F2 ये है। ठीक है, अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा जो कि ये आएगा। ठीक है, F आएगा, तो हम F कैसे निकाल सकते हैं? देखो फोर्स ऑन, उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? F1 रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम बताओ, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर मतलब F3 माइनस F1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स F2 का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा? 90, इसके इन दोनों के बीच में एंगल 90, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा तो हमारे पास फोर्थ से कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन ऐसा करना है। ठीक है, ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब देखो 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q काइनेटिक एनर्जी एंटर इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर 3 सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी। देखो अब देखो मैग्नेटिक एनर्जी में क्या होता है, जो वर्क डन भी जीरो होता है। ठीक है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। क्यों होता है जीरो? क्योंकि देखो अगर मेरे पास एक ये चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फोर्स से तो हमेशा ऐसे लगेगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होगा? 90 होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वर्क जीरो होगा। और अगर वर्क जीरो होगा तो ये जो वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस होता है, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस, ये इनकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। क्योंकि वर्क जीरो होता है तो हाफ m vf का स्क्वायर माइनस हाफ m ui का स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा? हाफ m vf का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m vi का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है आफ्टर 3 सेकेंड, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अनचेंज रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? अनचेंज्ड रहेगी। काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहेगी क्योंकि स्पीड भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहती है।
ठीक है, क्लियर हो चुका है। काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, टी है तो टी ही रहेगी, रिमेन्स अनचेंज। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। अब देखो इसके बाद 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट कैरिंग वायर एसी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स ऑन द वायर एसी। मैंने पढ़ाया है तुमको कि जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आई एल इफेक्टिव बी साइन थीटा, ये होता है आई एल क्रॉस बी होता है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। अब देखो यहाँ एल इफेक्टिव क्या है, यहाँ एल इफेक्टिव क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो एल इफेक्टिव को आप निकालोगे कैसे, देखो हमको यहाँ बी दे रखा है, आई दे रखा है। अब एल इफेक्टिव को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों को मिल, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, ये एल इफेक्टिव आ जाएगा। एल इफेक्टिव आप ऐसे निकालोगे, तो ये क्या बन चुका है, देखो ये और ये राइट एंगल बन जाएगा, देखो ये राइट एंगल बन गया। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो कैसा निकल जाएगा, हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो 6 का स्क्वायर AC इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 तो 10 10 100। ठीक है, तो AC इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 10 आ गया। AC इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। AC इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो -2 मीटर करोगे। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अब तो वैल्यू ही पुट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एल इफेक्टिव निकालना आना चाहिए। तो एल इफेक्टिव कुछ नहीं है, फाइनल और इनिशियल को जोड़ दोगे तो एल इफेक्टिव निकल जाएगा। तो F इक्वल टू आई कितनी है, करंट एम्पियर 3 एम्पियर। आई कितना फ्लो हो रहा है, 3। आई एल इफेक्टिव कितना आ रहा है, 10 इंटू 10⁻⁻²। आई एल बी कितना दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टेस्ला, और साइन बी और एल के बीच में एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, देख लो 90 होगा कि नहीं होगा, बी और एल के बीच में बाहर को है, एल और बी के बीच में एंगल 90 हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बोलो, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, F इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 3 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें आपको ये एल इफेक्टिव की फील आनी चाहिए, एल इफेक्टिव की फील आनी चाहिए। ठीक है, जो कि क्या है, 3 न्यूटन है। 3 न्यूटन इसका क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया 41 का यार। अब देखो इसके बाद 42, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आप किससे बनाते हो, तो उसका आंसर होगा सॉफ्ट आयरन, बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी। ठीक है, क्लियर, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 43 under the influence of a uniform magnetic field a charged particle is moving in a circle of radius r with constant speed time period। देखो जब कोई एक पार्टिकल है ये v वेलोसिटी से इस r सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2πm/qb होता है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसा होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो तब 2πm/qb आता है। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, q इज द चार्ज, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तुम खुद ही देखो, टाइम पीरियड किस में डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस और वेलोसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा,
फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वी। 43। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 is the most important question which is 100% probability to get in exam, सीधे सीधे एग्जाम में आ सकता है। अब देखो मेरे पास प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल आर एसेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रेशियो ऑफ रेडियाई की बात होगी। तो देखो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है mv/qb होता है, रेडियस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक रेडियस का फॉर्मूला होता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 2m, देखो हमारे पास एक और फॉर्मूला होगा 2m/qv अपॉन qb, एक और ये भी रेडियस का फॉर्मूला ही होता है। ये दो रेडियस के फॉर्मूला आने चाहिए। ये v वेलोसिटी नहीं है, ये एक्सेलरेटेड पोटेंशियल है। ये क्या है? एक्सेलरेटेड पोटेंशियल है। अब देखो हमको इसको हम इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इनका सेम है कह रहा है। जब आप रेशियो लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, पहले ही कैंसिल कर दो, b तो कांस्टेंट है, ठीक है, और 2 भी कांस्टेंट है। तो जो r की प्रोपोर्शनैलिटी पता चल गई हमको, m q का रूट, और ये q को भी रूट के अंदर ले जाओ तो q² बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये r प्रोपोर्शनल आ जाएगा ऐसे m/q। अब इनको तीनों चीजों के, तीनों पार्टिकल के लिए लिखना है। किस किस के लिए लिखना है? r प्रोटॉन, r ड्यूट्रॉन, r अल्फा पार्टिकल, यही ऑर्डर है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ठीक है, इन्हीं के लिए लिखना है आपने इसको। अब देखो इक्वल टू क्या लिखोगे? अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रेशियो मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, रेशियो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखना है। अब प्रोटॉन की अगर बात करेंगे, प्रोटॉन होता है 1h1, और ड्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे तो ये होगा 1h2, और अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे ये होगा 2He4, हीलियम का न्यूक्लियस। बस यहां से चार्ज और मास देख लो। चार्ज और मास देखोगे तो सॉल्व, ये देखो ये तो सेम ही रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब देखो ड्यूट्रॉन का मास क्या होगा? ऊपर, ये ऊपर मास होता है जो सुपरस्क्रिप्ट में है, जो सबस्क्रिप्ट में होता है चार्ज होता है। ड्यूट्रॉन का जो मास होगा वो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होगा, है ना। और चार्ज क्या होगा बताओ? प्रोटॉन के बराबर ही होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होगा, और चार्ज क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बस अब सॉल्व कर लेंगे इसको। तो देखो फॉर्मूला अगर पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। ये कैंसिल हो गया सब जगह से, ये 2 2 जा 4 हो गया, तो ये 1/√2/√2। देखो कितना अच्छा आंसर आ गया। इनकी रेडियस का रेशियो क्या निकल गया? 1/√2/√2, 1/√2/√2, ठीक है। तो 1/√2/√2 जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। देखो कितना अच्छा, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए आपको, स्टेप बाय स्टेप आएगा तो तभी बात होगी, ठीक है। 45 क्वेश्चन, 2 पैरेलल वायर इन फ्री स्पेस, ये 2 पैरेलल वायर है फ्री स्पेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट, R इक्वल टू 10 दे रखा है। ईच वायर कैरीज 10 एम्पियर करंट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन।
द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट वायर, तो ये तो सीधे सीधे पता होना चाहिए फॉर्मूला, कितना होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 πr। ये तो सीधे फॉर्मूला पता होने चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 πr। देखो म्यू नॉट की वैल्यू रखो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ I1 कितना है 10, I2 भी है 10 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर 10 को मीटर में बदलो। देखो पाई से पाई गए, ये 2 से 2 2 जा 4, 10 से 10 और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 1 प्लस 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 3, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर F/L। ठीक है, F/L 2 इंटू 10⁻⁻4, 2 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो अट्रैक्टिव होगा रिपल सेम डायरेक्शन, जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो फोर्स कैसा होता है अट्रैक्टिव होता है। कैसे होगा अट्रैक्टिव, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए। ठीक है, व्हेन करंट इन सेम डायरेक्शन द नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव हो जाए। क्लियर हो चुका है, तो ये हमने क्या किया 45 क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन है देखो 46 जो एग्जाम में है। एग्जाम में 45 ही क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, एग्जाम में 45 क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E and magnetic field be applied a proton which moves velocity it goes undeflected। ये हिंट दे रखी है देखो अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड कब होता था बताओ, जब V इज परपेंडिकुलर टू E इज परपेंडिकुलर टू B। जब ये तीनों परपेंडिकुलर होते थे उस समय जो वेलोसिटी आती थी E/B आती थी, तो पार्टिकल क्या होता था सीधे चले जाता था। ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड का केस पता होना चाहिए। अनडिफ्लेक्टेड कह रहा है तो ये आपको सीधे सीधे हिट कर जानी चाहिए। जब these three are E, B and V are mutually perpendicular to each other and V equal to E/B, then particle goes undeflected in electric and magnetic field. So option third is correct answer। ठीक है, तो ये 46 दे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो इस बार जो एग्जाम है सीबीएसई जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो एमसीक्यू बेस्ड है। टर्म वन जो कि फिजिक्स का अभी शायद 10 दिसंबर को इसका एग्जाम है। तो ठीक है, तो जो एग्जाम है वो 3 सेक्शंस में होगा। आपको 45 कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 35 मार्क्स का होगा। ठीक है, 35 मार्क्स का होगा। एक 1 क्वेश्चन 0.7 0.8 के आसपास का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये आज जो मैंने एक मॉडल पेपर कराया है ये डेफिनेटली जो अपकमिंग एग्जाम फिजिक्स का है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं जो सीधे एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ने जितना स्कोर किया वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पक्का इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, और क्या होगा कि मैं इसी तरीके से मॉडल पेपर आपके लिए लेते आऊंगा। ठीक है, तो आज हमने एक मॉडल पेपर डिस्कस करा फिजिक्स का। हर स्टूडेंट, हर एक जीनियस इन 46 को क्वेश्चन को खुद अपने उससे करके देखे। ठीक है, क्या खुद करके देखेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप सैंपल पेपर से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसी तरीके से मैं नए नए सैंपल पेपर्स लेके आऊंगा आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने कम पढ़ा है तो उनके लिए एक तरीके से एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन क्वेश्चंस को करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।